हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पॉलिटी की। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जो संविधान है वो क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है और वो संविधान कैसे आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपकी जो बुक है इसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं 10 चैप्टर दिए हुए हैं उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया है और क्यों आया है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस बुक में। और जब राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो क्या करती है जुडिशरी, है ना, थोड़ा बहुत जुडिशरी रिलेटेड पढ़ेंगे हम इसमें। तीसरा चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, और एक फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है इसमें। पढ़ाऊंगा तब समझ में आ गया, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या होता है ये, है ना, तो पढ़ोगे जब समझ में आएगा। और राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में बताया गया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, फिर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इन तीन ऑर्गन को अलग अलग सेपरेट टॉपिक में, सेपरेट चैप्टर में समझाया गया है अच्छी तरह डिटेल में। ठीक है, फिर आया फेडरलिज्म, स्टेट और सेंटर के बीच का जो पावर शेयरिंग होती है उसके बारे में बताया गया है डिटेल में। फिर लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि 1950 से पहले लोकल गवर्नमेंट कैसी थी, बाद में कैसी थी, और 2 अमेंडमेंट आए थे 73 और 74। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट का क्या हाल है। ठीक है, और लास्ट के 2 चैप्टर, चैप्टर 9, चैप्टर 10, ये थोड़ी फिलोसफी से बात करती है। इसमें फैक्ट्स नहीं है याद करने के लिए, सिर्फ समझना है, जो कि टफ पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इसको स्किप भी कर देते हैं। लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में एक टॉपिक आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस स्लाइड। बिलीव इन योर सेल्फ, ज्ञान में पूंजी लगाने से सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगर आप अपने ज्ञान में पूंजी लगाते हैं तो फ्यूचर में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, आप अपनी शौक पूरी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना, खुश रह सकते हैं। क्लास 11 इन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। पहले चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। देखिए, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है ना। हमारे इंडिया में बहुत तरह के धर्म है, बहुत तरह के कल्चर है, बहुत तरह के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप्स हैं, है ना। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। तो डाइवर्सिटी होने से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। डाइवर्सिटी होने से कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट मतलब वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, है ना। डाइवर्सिटी की वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। बट वी हैव टू लिव टुगेदर, बट दे आर की जगह वी हैव कर लेना। ठीक है, बट वी हैव टू लिव टुगेदर, लेकिन हम साथ रहना है। कन्फ्लिक्ट, ऐसा कन्फ्लिक्ट होंगे तो नहीं हो जाएगा कि हम इंडिया अलग देश बना लेंगे, सब कल्चर है अपने अलग देश बना लेंगे। हमको साथ ही रहना है ना, यूनाइटेड रहना है ना। सो दे की जगह वी कर लेना। ठीक है, सो वी रिक्वायर्ड टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। तो हमें साथ रहने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जो हमको आपस में जोड़े रखे हैं, है ना। वी रिक्वायर्ड टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। कोई किसी को किसी की बात नहीं मानना है, कोई किसी की बात नहीं मानना है ना। तो एक ऐसी बात होनी चाहिए जिस पर सब एग्री हो, है ना। और वो बेसिक रूल्स, वो बेसिक बात कहाँ से आएगी, वो बेसिक बात आएगी कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेट्स ऑफ बेसिक रूल्स। और रूल्स कहाँ से आते हैं, बेसिक रूल्स कहाँ से आती हैं, वो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन। मिनिमल कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में अच्छी तरह रहना। ठीक है, एमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेट्स ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन एमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, समझ आ गया। एक कीवर्ड आता है इसमें, इस बुक में, लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, लीगली एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कानून जिसको वॉलेट करने पर, जिसका उल्लंघन करने पर हमें पनिशमेंट मिलती है। हेलमेट लगाकर बाइक न चलाने पर हमें चलान देना पड़ता है ना। और अगर हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे, है ना, तो हमें कुछ चलान देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा ना।
चालान तो वैसे प्रकृति को देना पड़ेगा, हमें प्रकृति फिर हमें उसका प्रतिशोध लेती है प्रकृति, तो आप समझ सकते हो वो प्रकृति का मैटर हो जाता है। तो लीगली एनफोर्सेबल मतलब क्या होता है, पनिशमेंट ऑन वायलेट लॉस। और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो नॉन एनफोर्सेबल होते हैं, यानी जिसको ना मानने पर, जिनका उल्लंघन करने पर, जिनको वायलेट करने पर हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। Constitution specify decision making power and also apply limitation on government decision making power by fundamental rights। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, स्पेसिफाइड डिसीजन मेकिंग पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने सबको अपनी अपनी पावर बता दी है कि प्रेसिडेंट आपकी इतनी पावर है, गवर्नर आपकी इतनी पावर है, प्राइम मिनिस्टर आपकी इतनी पावर है, इलेक्शन कमिश्नर आपकी इतनी पावर है ना। सबको अपनी अपनी पावर बता दी है, सबकी पावर स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है। लेकिन एंड आल्सो अप्लाई लिमिटेशन, और उन पावर पे साथ साथ क्या लगाया है, पाबंदी भी लगाई है कि वो अपनी पावर इतनी यूज ना कर लें कि वो सिटीजन्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, है ना, सिटीजन्स पर भारी पड़ने लग जाए वो पावर। तो इस पर चेक करने के लिए, उनकी पावर पर निगरानी करने के लिए, उनकी पावर पर लिमिटेशन लगाने के लिए हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि वो अपनी पावर इस लिमिट में यूज कराए कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स DPSPs, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs एंश्योर एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं और DPSP फुल फॉर डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP क्या होती है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। एंश्योर एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी, ये दोनों चीज़ क्या करती हैं, एंश्योर करती हैं। एंश्योर मतलब दिखाती हैं, शो करती हैं एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी। जैसे एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, तो ये क्या बता रहा है फंडामेंटल राइट होकर, ये बता रहा है कि हमारे देश की जनता, इंडिया की जनता पढ़ना चाहती है। किसी एक देश में सारे लोग चोर हैं, तो क्या उनका एक संविधान होगा, और उन संविधान में क्या लिखा हुआ कि चोरी करना, चोरी कर सकते हो, चोरी करने पर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, है ना। किसी देश में सारे चोर हैं तो वो क्या चाहेंगे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें चोरी करना बुरा ना हो, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स और DPSP सोसाइटी के एक्सप्रेशन को दिखाती है कि सोसाइटी क्या चाहती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी टू क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है गवर्नमेंट को, बताता है गवर्नमेंट को कि आप जो एस्पिरेशन है किसकी, सोसाइटी की, आपके सिटीजन्स की, उनकी एस्पिरेशन को, उनकी इच्छाओं को पूरी करो, है ना। जो वो चाहते हैं उनके हिसाब से डिसीजन लो। इच्छाएं, अच्छी इच्छाओं पर डिसीजन लो, बुरी इच्छाओं पर नहीं, क्योंकि इच्छाएं बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, ठीक है। फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, उनकी इच्छाओं को समझो, उन पर कदम उठाओ, ठीक है। एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी मतलब अच्छा समाज, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन बनाओ, एक ऐसी एनवायरनमेंट बनाओ जो जिससे जस्ट सोसाइटी बने, ठीक है। जैसे बाइक का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हेलमेट ना पहनने पर चालान कटता है, तो लोग हेलमेट पहनकर चलेंगे, है ना, तो क्योंकि चलान का डर रहेगा उनको। तो इससे क्या हुआ, जस्ट सोसाइटी बनेगी, अच्छे लोग बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। जो संविधान था वो कैसे बनाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। SSC CHSL UPSC हो, कोई भी PCS हो, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको NCERT बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे नोट्स डिक्टो NCERT लाइन से लिए गए, इंपॉर्टेंट कुछ भी छूटेगा नहीं इसको पढ़ने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन क्या है, ये कुछ लोगों का ग्रुप है, ठीक है। कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उन कुछ लोगों को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब इंपॉर्टेंट बात, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्या बोल रहा हूँ मैं, फोकस करो, इनडायरेक्टली पर फोकस करो। जो असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, डायरेक्टली नहीं थी, यानी हम लोगों ने वोट नहीं दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। जो पहले से ही लोग थे इलेक्टेड थे, उन्होंने
वोट दिया था। अभी समझ में नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, है ना, तो आगे पढ़ते जाएंगे, सारे स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे आपको अपने आप सारी कंसोलिडेट हो जाएगा अपने में, आपके माइंड में। तो अभी समझ में नहीं आया होगा, है ना, थोड़ा बहुत, तो अभी छोड़ इसे, बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना याद रखो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Constitution was made by Constitutional Assembly, which was indirectly elected by Provincial Legislative Assembly। सुनो, लेजिस्लेटिव असेंबली किसको कहते हैं? विधानसभा को, है ना। हर स्टेट की विधानसभा होती है, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं। अब क्या होता है इंडिया में, स्टेट होते हैं ना, पहले प्रोविंस होती थी, अब स्टेट होते हैं, पहले प्रोविंस होती थी। तो क्या बोलते थे पहले? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और अब क्या बोलते हैं हम? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे वो इंडायरेक्टली इलेक्टेड थे। कहाँ से इलेक्टेड थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, दिस वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्लान प्रपोज्ड बाय कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज कैबिनेट मिशन। देखिए, पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखो, पहले ब्रिटिश टाइम पीरियड में ब्रिटिश इंडिया था पहले, एक मिनट, पहले ब्रिटिश इंडिया था पहले, है ना। तो ब्रिटिश इंडिया दो भागों में डिवाइडेड था। पहला भाग था प्रिंसली स्टेट्स, सॉरी, ब्रिटिश इंडिया दो भागों में डिवाइडेड था। पहला प्रिंसली स्टेट्स, है ना, और दूसरा था ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को कहते हैं हिंदी में राजा रजवाड़े। ऐसी जगह, ऐसे एरिया जहाँ पर कोई राजा रूल कर रहा है। राजा यानी इंडिया का राजा, राजा इंडिया का, है ना। राजा रजवाड़े होते थे पहले। दो भागों में डिवाइड होता था, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंस। प्रिंसली स्टेट्स में राजा रूल करते थे इंडिया के ही, और ब्रिटिश प्रोविंस ऐसी जगह, ऐसे एरिया जिनमें डायरेक्टली ब्रिटिश का कंट्रोल हो, यानी वहाँ पर गवर्नर जनरल हो वहाँ पे, है ना। तो इंडिया टाइम पर, आज़ादी के टाइम पर, सुनो, आज़ादी के टाइम पर टोटल 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। कितनी थी? टोटल 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी आज़ादी के टाइम पर। ठीक है, और 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने थे? 562 प्रिंसली स्टेट, 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। ठीक है, इंडिया दो भागों में डिवाइडेड था, 17 ब्रिटिश प्रोविंस और 562 प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो जो असेंबली आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, वो ब्रिटिश प्रोविंस से भी आई थी और प्रिंसली स्टेट से भी आई थी। समझो, ब्रिटिश प्रोविंस से भी आई थी, प्रिंसली स्टेट से भी आई थी, है ना। ब्रिटिश प्रोविंस से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब, सुनो, ब्रिटिश प्रोविंस को ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ब्रिटिश प्रोविंस यानी हमारा आज का स्टेट। पहले ब्रिटिश प्रोविंस होती थी, अब क्या होता है? पहले ब्रिटिश प्रोविंस होती थी, अब क्या होता है? स्टेट होता है। तो हम बोलते हैं ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एक मिनट, देखो, पहले क्या होता था? प्रोविंसेस होती थी, पहले प्रोविंसेस होती थी, अब स्टेट्स होते हैं, है ना। और स्टेट, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो हम क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और प्रोविंस में पहले क्या होती थी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आया? पहले प्रोविंस होती थी, तो प्रोविंस में प्रोविंशियल असेंबली होती थी। अब स्टेट होती है, तो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइडेड था, है ना, इंडिया, ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट से। ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट से। तो यहाँ से भी असेंबली आई थी, असेंबली के कुछ लोग यहाँ से आए थे और कुछ लोग यहाँ से आए थे। ठीक है, तो क्या बात करें अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, इंडायरेक्टली इलेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, विच वाज इंडायरेक्टली इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इंडायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे। ठीक है, कुछ भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से आए थे, और किस तरीके से आए थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आए थे। ठीक है, और ये कैसे पता चला कि हमें
इलेक्ट्रिक ऐसे करके इनडायरेक्टली इलेक्टिव करके भेजनी है, कौन कौन जाएगा, कैसे कैसे जाएगा। तो ये एक कैबिनेट मिशन आया था भारत में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनेगी, उनमें कौन कौन लोग होंगे, ये कैसे पता चला। किसी को सपना तो आया नहीं होगा। क्या आया था फिर? कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था बाबू? कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था भारत में। कहाँ से आया था? ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट कहाँ पे होगा? इंडिया में नहीं, ब्रिटिश में होगा। इंडियन कैबिनेट इंडिया में होता है, ब्रिटिश कैबिनेट ब्रिटेन में होता है, ठीक है। तो ब्रिटेन कैबिनेट कहाँ पे था? ब्रिटेन में था। तो ब्रिटेन से क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। ब्रिटिश कैबिनेट से इंडिया में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने कमेटी बनाई। कैबिनेट मिशन ने कमेटी बनाई। कैबिनेट मिशन ने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने एक प्लान दिया। प्लान ने क्या दी? रिकमेंडेशन दी। क्या रिकमेंडेशन दी? एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनेगी, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ। ब्रिटिश कैबिनेट से क्या आई? एक कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में। इंडिया में आकर एक कमेटी बनाई। कमेटी ने एक प्लान दिया। प्लान ने क्या दी? रिकमेंडेशन दी। क्या रिकमेंडेशन दी? कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनेगी, ठीक है। समझाया। इंपॉर्टेंट SSC CHS में आ चुका है ये वाला 9 दिसंबर 1946, समझते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड मेड बाय 9 दिसंबर 1946। जो हमारा भारतीय संविधान था कब से बनना स्टार्ट हुआ था? वो 9 दिसंबर 1940 से, यानी आज़ादी से पहले से। हाँ जी, आज़ादी के पहले से ही हमारा भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। क्यों सर? आज़ादी का हमें पहले पता था कि हमें आज़ादी पहले मिल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। सपना थोड़ी ना आया था कि 15 अगस्त को रात में सब उठे और फिर सोचा कि हाँ चलो आज़ादी मिल गई, मिठाइयाँ बांटते, ऐसा नहीं था। आज़ादी मिलने वाली थी ये 4-5 महीने पहले ही पता चल गया था। और फॉर्मली हमको आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। पता चल गया था हमें, मतलब पता था सबको कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने वाली है। 3-4 महीने पहले बता दिया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड टू मेड बाई SSC CHS में आ चुका है ये, CHSL में, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देयर आर टोटल 389 मेंबर्स इन असेंबली। देयर आर टोटल 389 मेंबर्स। इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देयर आर टोटल 389 मेंबर्स इन असेंबली। बिफोर पार्टीशन बोल रहा हूँ मैं। क्या बोला? बिफोर पार्टीशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे, ठीक है। टोटल 389 मेंबर थे, है ना। बिफोर पार्टीशन पर फोकस करो, ब्रैकेट में लिखा है, इंपॉर्टेंट है। देयर आर टोटल 389 मेंबर्स इन असेंबली। असेंबली में कितने मेंबर थे? असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कर रहा हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर थे, है ना। जिसमें से 93 कहाँ से आए थे? प्रिंसली स्टेट से आए थे। और 292 कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रोविंस से। बताया था ना मैंने कि दो भागों में डिवाइडेड था इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस में, है ना। तो 93 कहाँ से आए थे? प्रिंसली स्टेट से आए थे। और 292 कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस से, ठीक है। और बच्चे 4, 93 और 292 को जोड़ो तो 4 कम पड़ेंगे। तो 4 कहाँ से आए थे? 4 आते चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। 4 कहाँ से आए थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। और वो चीफ 4 कौन सी थी? उनका 4 के नाम ये रहे। पहला नाम है ब्रिटिश बलूचिस्तान, दूसरा दिल्ली, तीसरा अजमेर मारवाड़ा, चौथा का नाम क्या है? कूर्ग एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, यहाँ से आए थे 4, ठीक है। अब जो हमें पता है, एक मिनट। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख। अब आएंगे कुछ लोग ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे, कुछ लोग प्रिंसली स्टेट से आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक प्रिंसली स्टेट से 92 मेंबर आ गए और बाकी 92 प्रिंसली स्टेट से 1 मेंबर आया है, ऐसा तो होगा नहीं। तो किस बेसिस पर सोचा कि कितने मेंबर आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो वो हुआ पॉपुलेशन के बेस्ड पर। यानी अगर किसी प्रिंसली स्टेट्स में 10 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ से 1 मेंबर आएगा, है ना। तो ऐसे पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया था। कहीं पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है, कहीं पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वहाँ से कितने मेंबर आएंगे? 10 मेंबर आएंगे, ठीक है। इन ईच प्रोविंसेस सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। और ईच प्रोविंस में सीट
मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब रिजर्व कर दी गई थी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी और जनरल के लिए भी, ठीक है, कैटेगरी हिसाब से वो, है ना। यहाँ सुनना आया, स्टार्ट करते हैं अगला स्लाइड, ठीक है। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ जिनका डाउट रह गया था ना थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली elect their own represented by method of proportional representation with single transferable vote। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें से लोग कितने आए थे, 292 आए थे। कितने आए थे, 292। कितने आए थे, 292 आए थे, ठीक है। तो 292 मेंबर कैसे इलेक्ट आए थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। क्या कह रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। और कैसे इलेक्ट किया था उन्होंने, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और मेथड क्या था, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या है, सभी समझ में नहीं आया, इसको हम पढ़ेंगे इलेक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में। ये जो मेथड है, दो मेथड होते हैं इलेक्शन के, पहला होता है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमारे इंडिया में कुछ लोगों के इलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, इनके लिए यूज किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए कौन सा होता है, MP MLA के लिए कौन सा यूज होता है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। डिटेल में समझ में नहीं आया, डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड वाले चैप्टर में, ठीक है, समझ आया। 7 वाला पॉइंट, मेंबर ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। देखो ब्रिटिश प्रोविंसेस से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से एक ही बात है दोनों, है ना। तो वो उनसे कैसे मेंबर आए थे, इंडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आए थे, है ना, इलेक्शन हुए थे इंडायरेक्टली, है ना, किस मेथड से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुए थे, है ना। और जो प्रिंसिपल स्टेट से वो कैसे मेंबर आएंगे, देखो राजा रूल करते थे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे राजा की चलेगी, वो जिसको भेजेगा वो आ जाएगा असेंबली में, है ना। तो यहाँ पे किसकी चलेगी, राजा की। तो राजा जिसके साथ कंसल्टेशन करेगा, जिसके साथ बात करेगा, जिसके साथ उसकी अच्छी उठक बैठक होगी, तो वो उसे भेज देगा कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ले लो, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्टेट से कैसे आए थे, यहाँ कोई वोटिंग नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ कंसल्टेशन हुई थी, कंसल्टेशन के बेस पर मेंबर्स यहाँ से आए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। प्लान ऑफ आता रहता है ये वाला क्वेश्चन बार बार। प्लान ऑफ 3 जून 1947 आल्सो नोन एज लॉर्ड माउंटेन प्लान। 3 जून 1947 के प्लान को क्या कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। ये हमारे भारत के सबसे लास्ट वाले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। 3 जून 1947 एक प्लान आया, ठीक है, और उसने क्या कहा कि जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसको समझाता हूँ मैं। जो हमारा संविधान था वो, एक मिनट, जो हमारा संविधान था वो 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हो गया था, है ना। और ये क्या बोल रहा है, 3 जून 1947 सॉरी 1947 में एक प्लान आया था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट। 3 जून 1947 में क्या आया था, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, LP शॉर्ट में, ठीक है, LP लिख देते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था, ठीक है, 3 जून 1947 को। इंडिया का आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 2 दिसंबर 1940 से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था, बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो अचानक से क्या होता है, 3 जून 1947 को प्लान आता है कि असेंबली को डिवाइड कर दो 2 भागों में, असेंबली को 2 भागों में डिवाइड कर दो। क्योंकि 3 जून 1947 को ये डिसाइड हो गया था कि 15 अगस्त को तो पता था हमें कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन 3 जून 1947 को ये पता चला कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन आज़ादी एक देश को मिलेगी, एक देश को नहीं मिलेगी, 2 देशों को मिलेगी, इंडिया और पाकिस्तान। मतलब ये हो गया था, डिसाइड हो गया था कि जो संविधान है, सॉरी इंडिया है, वो डिवाइड हो जाएगा 2 भागों में, पाकिस्तान में और एक रियल इंडिया में, है ना। तो 3 जून 1947 को एक प्लान आया था कि दोनों देशों के डिवाइड होते ही असेंबली को भी डिवाइड कर देंगे।
15 अगस्त 1947 से पहले 389 मेंबर थे असेंबली में। कितने मेंबर थे? 310 मेंबर थे ना। तो 15 अगस्त 1947 से पहले 389 इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, है ना। तो असेंबली भी एक ही थी, 310 मेंबर्स थे असेंबली में। तो 389 मेंबर्स संविधान बना रहे थे अपना, हमारा इंडिया और पाकिस्तान का एक साथ। तो 15 अगस्त 1947 के बाद में दोनों देश अलग हो जाएंगे, तो असेंबली भी डिवाइड हो जाएगी। कुछ मेंबर्स पाकिस्तान का संविधान बनाएंगे फिर, और कुछ मेंबर्स भारत का संविधान बनाएंगे, है ना। समझा है ना। तो कुछ मेंबर्स पाकिस्तान की तरफ चले गए उनका संविधान बनाने के लिए, और कुछ मेंबर्स हमारे साइड आ गए हमारा संविधान बनाने के लिए, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो गया था। 3 जून 1946 में प्लान आया कि इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइड होते ही असेंबली भी डिवाइड हो जाएगी 2 भागों में। कुछ मेंबर पाकिस्तान में चले जाएंगे, कुछ मेंबर इंडिया में चले जाएंगे, ठीक है। तो 389 मेंबर डिवाइड हो जाएंगे 2 भागों में। कुछ मेंबर इंडिया का संविधान बनाएंगे डिवाइड होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद, और कुछ लोग पाकिस्तान बनाएंगे, कुछ लोग इंडिया बनाएंगे, ठीक है। सुनना आया। तो 3 जून 1947 को प्लान आया था, आल्सो नोन एज लॉर्ड माउंटेन प्लान, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ कंट्री, है ना। देन फ्रॉम 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद दोनों देश डिवाइड हो गए थे, तो उसके साथ असेंबली भी डिवाइड हो गई 2 भागों में, ठीक है। देन 299 मेंबर्स, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 299 मेंबर्स मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो असेंबली की डिवाइड हो गई थी 2 भागों में, तो इंडिया की तरफ कितने मेंबर आए थे? 299। ब्रिटिश के इंडिया के पाकिस्तान की तरफ कितने गए होंगे फिर? 90, 389, 2 भागों में बांटो, 299 और 90, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 के बाद 299 मेंबर्स ने भारत का संविधान बनाया, और बचे 90 मेंबर्स बचे एक मिनट और बचे 90 मेंबर्स कहाँ पे चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। फिर उन्होंने आगे पाकिस्तान का संविधान बनाया, है ना। ये 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड। 9 दिसंबर 1940 से 26 नवंबर 1949 तक क्या बना था? हमारा संविधान बना था। कब से बनना स्टार्ट हुआ था? 9 दिसंबर 1940। खत्म कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। सर बनाया 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं फिर हम? बन तो 26 नवंबर को गया था, है ना। देखो